हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आज मैं आप लोग के लिए स्कैनर लॉ का डिस्कस करने के लिए लाई हूँ सीएमए फाइनल का। आई होप आपने इसकी पहले की वीडियो देख चुकी है। मैंने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर डिस्कशन किया था गाइस। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ना पहले मैं आप लोग को थोड़ा पैटर्न बता देती हूँ कि किस तरीके से अपन जाएंगे एंड देन उस अकॉर्डिंगली अपन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। गाइस मैं आपको स्कैनर से ही बताती हूँ कि देखो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक कंटेंट। ठीक है, देन गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि देखो अपन को ये पता होना चाहिए। वैसे तो पता ही होगा आप लोग को, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमारे सिलेबस में कंपनी लॉ 60% कवर करता है, अदर लॉ 25 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15%। गाइज दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको सबसे पहले पढ़ाया है, क्योंकि उसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक सोशल इन्वायरमेंटल वाला एक चैप्टर है, उससे आते हैं। जैसे कि देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये अभी कुछ अटेम्प्ट है ना, इसमें से सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और बाकी जो बाकी के मार्क्स है वो यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आते हैं, देखते हैं फिर कैसा होता है। तो मैं सोच रही थी गाइस कि ना अपन अदर लॉ को स्किप करके ना सबसे पहले कंपनी लॉ कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ का वेटेज ज्यादा भी है और अपने से ना थोड़ा अपना जान पहचान का है। गाइस देखो अदर लॉ जो है ना, ये अपन पहले इंटरमीडिएट फाउंडेशन में कभी पढ़े नहीं है, तो ये पूरा हमारे लिए नया नया है। ठीक है, बट जो हमारा कंपनी लॉ है, अब ये अपना ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आता है 10 मार्क्स का। 10%, आई मीन 10% है, और 50% कंपनी लॉ है। तो जो कंपनी लॉ वो तो अपने पहचान का है ही। ठीक है, तो अपन को उसको ज्यादा याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, और बैंक्रप्सी ना छोटा है, मैं आपको करा देती हूँ आज ही। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखो गाइज अपन ना यहाँ से देखते हुए चलते हैं, थोड़ा आपको ना अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे करके। देखो कंपनी लॉ में देखो सबसे पहले अपना कंपनी फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन है, डिविडेंड है गाइस, ये सेक्शन 1 2 3 मेरे को याद अच्छे से। फिर ये अपना जो अपन इंटरमीडिएट में पढ़े थे अकाउंट्स एंड ऑडिट, वही है सेम। गाइस इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर्स और उनकी मीटिंग वगैरह, ये भी अपन पढ़े हैं इंटरमीडिएट में। ठीक है गाइस, बोर्ड मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद फिर ये बाकी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे का ये वाला जो कह सकते हैं, मतलब आता है इसमें से भी क्वेश्चन, बट उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता। ठीक है, मैं स्कैनर देख के ही बता रही हूँ आपको, आपको भी बताऊंगी मैं कैसे देखते हैं स्कैनर और कैसे मुझे पता चला। ठीक है, फिर देखो बैंक्रप्सी वाला तो अपन कर ही रहे हैं, तो उसमें से 10% तो क्वेश्चन आने ही है गाइस। फिर ये जो अदर लॉज है ना, इसको मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ। ठीक है, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन पढ़ लेंगे ताकि हम ऑब्जेक्टिव वगैरह कवर कर सके, बट क्वेश्चन अटेंड करने के मूड में नहीं हूँ मैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका एग्जाम है, बट मैं एक आपको सजेशन दे रही थी। उसके फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपन कवर कर चुके हैं कल की वीडियो में। 1 2 दिन में मैं बनाती हूँ सोशल एनवायरनमेंट वाले के ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको ना मैं मार्क्स से दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा। रुको, जूम करके पहले मैं इतना दिखाती हूँ फिर दिखाओ इतना। देखो गाइस, ये सबसे पहले कंपनी फॉर्मेशन, ये देखो इसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। ये कंपनी एक्ट का है 1 से लेके पूरा। हाँ, ये कंपनी एक्ट का, ये भी कंपनी एक्ट है, ये सब यहाँ तक, यहाँ तक कंपनी एक्ट का है। ठीक है, यहाँ से कंपटीशन एक्ट, सेबी रेगुलेशन, एनसीएलटी स्पेशल कोड, ये सब अलग है। ठीक है, ये यहाँ तक, इसके ऊपर पूरा कंपनी एक्ट है गाइस। आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज्यादा वेटेज है इसका, कितने ज्यादा क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो बोर्ड मीटिंग से आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इसको सबसे पहले कवर करेंगे अपन। गाइस पिछले अटेम्प्ट पे 21 मार्क्स का आया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेटेज है, देखो इसका वेटेज कितना ज्यादा है हमेशा से ही। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर को अपन सबसे पहले कवर करेंगे। बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपनी फॉर्मेशन से, और बैंक एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स का इसी तो अपना पिछला पढ़ा हुआ ही है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सबको रिवीजन करने में। तो ठीक है, तो अपन फटाफट स्कैनर से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्पेशल जो दूसरे एक्ट है उनमें से क्वेश्चन आता है, जिसमें से सबसे ज्यादा सेबी से आया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखते हैं अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये बैंक्रप्सी कोड और ये सोशल चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 4 4 मार्क्स का आ रहा है गाइस आजकल क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आता, बट सोशल इन्वायरमेंटल से ज्यादा ही आ रहा है कुछ, देख रहे तो अपन। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी तो अभी नया नया आया है, इसीलिए 2 ही अटेम्प्ट में दिखा रहा है, ये यहीं से स्टार्टिंग है इसका। और अभी तक इसमें 9 6 मेरे को लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, चांसेस है।
तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन मैं ये करवा चुकी हूँ, आपका नेक्स्ट वीडियो पक्का सोशल एनवायरमेंटल पे आने वाला है। ठीक है, देन मैं अपन यहाँ से कंपनी लॉ पढ़ेंगे, बोर्ड मीटिंग। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, अपन इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी पढ़ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा-सा ना इसका इंट्रो दे देती हूँ, ताकि अगर अपन पढ़े भी होंगे, भूल-भूल गए होंगे, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा अपना, और फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखो गाइस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, द ओल्ड प्रोविजंस टू डील विद द सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। गाइस, इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रोविजंस थी ना पहले की, वो लोग जो कंपनी बीमार हो जाती थी, उनकी देखभाल करने के लिए अपन बनाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मतलब जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है, नाम से ही लग रहा है ना, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवाली निकल गया, ठीक है, दिवाला निकल गया, और बैंक्रप्सी मतलब वो बैंक का पैसा वो लौटा नहीं पा रहा है, तो बैंक उसको ले जाएगी उठा के, ठीक है, इस टाइप का ही कुछ फीलिंग आ रहा है ना। तो वही होता है इसमें, मतलब इस कोड पे अपन वही पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड रहेगा। तो देखो, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में अपन कंसोलिडेट करेंगे और वहाँ के लॉ को अमेंड करेंगे टाइम बाउंड के तरीके से, और मैक्सिमाइज करेंगे वैल्यू एक इंसान के एसेट की, सो दैट वो कैन अपनी अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सके। ठीक है, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, उसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उसके लिए ऑप्शंस देंगे। ठीक है, और बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, इंक्लूडिंग अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ अ पेमेंट। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे गवर्नमेंट ड्यूज को पे करने का। ठीक है, उसके बाद फिर स्टैब्लिश करेंगे एक बोर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं सोचू कि सारे क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन इसमें से आया है, एप्लीकेबिलिटी कैसे अप्लाई होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे अप्लाई होता है और किन पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो, जो भी कंपनी हमारी इंडियन कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, वो सारे लोग के ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या दिया है, कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो भी कवर होते हैं। एलएलपी कवर होते हैं, जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नोटिफाइड है वो कवर होती है, और पार्टनरशिप और इंडिविजुअल भी कवर होते हैं। गाइस, लर्न कर लेते हैं अपन जल्दी से, शॉर्ट नोट फिर से आ सकता है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहती हमारे मार्क्स कट होए, है ना। तो देखो, किस पे अप्लाई होगा, आईबीसी पहला है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट में जो भी अप्लाइड है, मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड है, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई किया वो, और जो भी कंपनी स्पेशल एक्ट में बनी है वो सब। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, पर्सन हु आर नॉट इंटाइटल टू इनिशिएट, ये रिजोल्यूशन कौन कौन इनिशिएट नहीं कर सकता। देखते हैं, अगर यहाँ पर आंसर दिया होगा तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज बुक से ही देखना पड़ेगा फिर। ये देखो गाइस, दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन लोग इंटाइटल होते हैं, मतलब कौन कौन इंटाइटल नहीं होते, मतलब इन लोग का, जो इन लोग के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो रिजोल्यूशन पास कर सके। ठीक है, देखते हैं। द कोर्ट स्टेट दैट द कॉर्पोरेट डेटर्स being included in corporate applicant in respect of such corporate debtor shall not entitled to make any application to initiate। गाइस, बोल रहा है कि जो कोड में है, मतलब जो कोड स्टेट करती है, मतलब कोड बताती है कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं ना, जो यहाँ पे एप्लीकेंट्स है, मतलब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स ही है वो, ठीक है, और वो डेटर भी है, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बोले कि प्लीज आईबीसी स्टार्ट कर दो करके। ठीक है, नेक्स्ट दिया भाई कि व्हेन अंडरगोइंग आईबीसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और हैविंग completed corporate insolvency resolution process 12 मंथ preceding the date of, अगर आप लोग एप्लीकेशन करते हो ना तो 12 मंथ के अंदर उसको प्रोसेस करता है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, और फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान which was approved 12 month before the date of making application under this chapter। या फिर अगर कोई क्रेडिटर है जो वॉयलेट किया, मतलब वो ये वाले टर्म्स को तोड़ा है, ठीक है, रिजोल्यूशन प्लान की टर्म्स को तोड़ा है, कि वो 12 महीने से पहले ही एप्लीकेशन दे दिया हो। ठीक है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम अ लिक्विडेटर
ऑर्डर हैज़ बीन मेड, मतलब उसको बोले कि आप लिक्विडेटर बन जाइए करके, तो उन लोग गाइज़ उन लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते रिज़ॉल्यूशन प्लान प्रोसेस के लिए, ठीक है? कौन-कौन नहीं कर सकता? जो जिसका जिसका खुद का इंसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस चल रहा हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिसके जो अंडर द प्रोसेस है, मतलब 12 मंथ का प्रोसेस होता है उसके अंदर ही है वो, तो अभी वो कैसे अप्लाई करेगा? तो वो नहीं कर सकता। कोई फाइनेंशियल डेटर है जो वायलेट किया कंडीशंस, वो अप्लाई नहीं कर सकता। और जो लिक्विडेटर बनने वाला है या बना हुआ है वो ये सब इनिशिएटिव नहीं कर सकता। नेक्स्ट में ये दिया हुआ है कि 10 एप्लीकेशन टू इनिशिएटिव, कौन इनिशिएटिव्स नहीं दे सकता? कैन नॉट फाइल्ड विद इन 12 मंथ और इफ देयर इज एनी वायलेशन कंडीशन। सेम पॉइंट ऊपर वाला ही लिखा है कि अगर वो वायलेट करते हैं या 12 मंथ के अंदर अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन अपना आया था 18 दिसंबर में, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि अभी तो अपना 21 दिसंबर रहेगा, तो मे बी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। स्टेट द मैनर ऑफ इनिशिएटिव ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर इंसॉल्वेंसी कोड 2016। ठीक है गाइस, मतलब ये पूछ रहा है कि हमको एक मैनर बताना है कि कैसे अपन स्टार्ट करेंगे आईबीसी का प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 7 जो है आईबीसी एक्ट का कोड का, मतलब वो डील करता है कि कैसे इनिशिएटिव लेना है। ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन रहेगा ना वो पास कौन करेगा, प्रोसेस कौन करेगा? क्रेडिटर्स करेंगे। इस क्रेडिटर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है भाई, तुम इंसॉल्वेंस होगे तो उनका लॉस होगा, इसलिए वो लोग प्रोसेस करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे एजुटिंग एजुटिंग अथॉरिटी को फॉर इनिशिएटिव। वो बोलेंगे एजुटिंग ऑफिस अथॉरिटी प्लीज प्लीज स्टार्ट कर दीजिए करके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, फॉर्म एंड मैनर। वो लोग फिर एक फॉर्म भरेंगे, देखो शैल बी फॉर्म एंड मैनर, और फीस देके फिर वो एजुटिंग जो अथॉरिटी रहेगी वो स्टार्ट करेगी। इनक्लोजर टू एप्लीकेशंस, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे मैं बताती हूँ। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट रिकॉर्ड्स, गाइस जो डिफॉल्ट रिकॉर्ड है मतलब समझ लो कि आपने किसी को पैसे दिया है और वो जो पैसे देने वाला है जो इंसान है वो कंगाल हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है आपको वापस करने के लिए, तो आप दिखाओगे ना जाके, देखो सर इसने हमसे पैसे लिए थे दे नहीं रहा करके, तो डिफॉल्ट रिकॉर्ड। ठीक है, फिर नेम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल प्रोसेस, मतलब जो प्रपोज किए थे आप रिजोल्यूशन वो दिखाओगे, उसका नाम दिखाओगे, अगर इंटरिम रिजोल्यूशन कुछ है तो वो दिखाओगे। ठीक है, और फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो। ड्यूटी ऑफ एजुटिंग अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी क्या है? अब आप तो चले गए, अब वो भी तो कुछ करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? 14 दिन के अंदर जब उनको एप्लीकेशन मिलेगा तब वो क्या करेंगे? असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस आपने बताए हैं कि देखो इस वजह से, देखो इनके साथ मैं गई थी ना तभी इसने पैसे लिए थे मेरे से, और देखो अभी तक नहीं दिया करके, आपको विश्वास नहीं हो तो आप इससे पूछ लो। ठीक है, तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, अपनी बात प्रूफ करने के लिए एक दो एविडेंस लेके जाते हैं, तो वो एविडेंस चेक करेगा 14 दिन के अंदर एजुटिंग ऑफिस अथॉरिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एजुटिंग ऑफ अथॉरिटी। जो एजुटिंग अथॉरिटी रहेगी ना वो एप्लीकेशन का एडमिशन कैसे करेगी? अब देखते हैं। वो बाय ऑर्डर कर सकती है या फिर वो एप्लीकेशन देख सकती है कैसे सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ डिफॉल्ट तो हुआ है करके। ठीक है, या फिर द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिव आईबीसी प्रोसेस इज कंप्लीट, या तो वो कंप्लीट हो जाता है, या फिर नो डिस्क्रिप्शनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और फिर देखेंगे कि कहीं उसके पीछे कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं है, तब वो अपने ऑर्डर देती है। 3 टाइप का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, देख नेक्स्ट, वो रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, रिजेक्ट कर सकती है, कब करेगी? जब वो उसको लगेगा कि यार डिफॉल्ट तो हुआ ही नहीं है कुछ करके, या फिर उसको लगेगा कि जो एप्लीकेशन दी है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, या फिर उसके पीछे कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है। सेम क्वेश्चन है, अपोजिट लिख देना बस। याद देखो इतना सारा, एक 3 पॉइंट याद करोगे पूरा लिख सकते हो। उसके पहले वाला 14 दिन बस याद करना है, बाकी बहुत ईज़ी है। ठीक है, फिर लास्ट एक पॉइंट बचा है। 1 मिनट, हाँ, वो अगर जब रिजेक्ट करेगी ना एप्लीकेशन, तो वो आपको एक वो देगी, 7 दिन का मौका देगी कि आप अपना डिफ़ॉल्ट ठीक कर दो। अगर कोई डिफ़ॉल्ट है ना, तो 7 दिन का आपको मौका मिलेगा ठीक करने का। ठीक है गाइस, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, 7 दिन मौका मिलता है ठीक करने का, 14 दिन में ऑर्डर देती है। ठीक है, अब कमेंसमेंट ऑफ आईबीसी अब जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन है वो प्रोसेस कैसे होता है? शैल बी कमेंस जब जिस दिन वो एडमिशन कर लेगी ना डेट के एप्लीकेशन, जिस आप एप्लीकेशन दियो, तो वो जब उसको एडमिट कर लेगी, मतलब एडमिस उस दिन का जो तारीख रहेगा, उस दिन वो अगर मान लेगी कि हाँ ठीक है, आपका सब चीज़ ठीक है, मतलब वो जो चेक की वो सब बैकग्राउंड चेकिंग वगैरह हो गया उसका, अब वो मान गई ना आपकी बात, तो अब कमेंस हो सकता है। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। द इंसॉल्वेंसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर्स, कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर पे ये एप्लीकेबल नहीं है?
लेट मी सी अगर इसका आंसर दिया होगा तो। नहीं दिया है। आप लोग बुक रेफर कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, अपन शॉर्ट नोट पॉइंट्स अपन देखते हैं जो एग्जाम में नहीं आया बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है गाइज, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। देखो गाइज, इसमें बोल रहा है कि अपने अभी डिस्कस किया था जैसे कि जो ओल्ड प्रोविजंस थे जो कि डील करते थे अपना सिकनेस अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वो अब रिप्लेस हो चुका है आईबीसी से। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, कंसोलिडेट करता है सारे लॉ को जो कि रिलेटेड है आईबीसी से। ठीक है, और उन पर्सन्स के लिए सारे लोगों के लिए मतलब इनकॉर्पोरेट करता है और रिजोल्यूशन पास करता है। किसके किसके लिए, कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, इंडिविजुअल्स हो गया, और फिर जो कंपनीज पब्लिक सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर की नहीं, मतलब पब्लिक सेक्टर के हिसाब से जो वो नोटिफाइड है वो सब है ना, स्पेशल एक्ट में जो है वो सब, तो उनको लाया गया है। ये टाइम बाउंड प्रोसीजर में काम करते हैं इन लोग। ये लोग मैक्सिमाइज करते हैं असेट को, प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं, और फिर ये लोग बैलेंस करते हैं प्रायोरिटी सो दैट गवर्नमेंट का सबसे पहले पे हो पाए। और इसका एक स्टैब्लिश किया गया बोर्ड इंडिया में। ठीक है गाइस, देखते हैं फिर आगे। जो ये अप्लाई होता है पूरे के पूरे इंडिया पे। ठीक है, इसका जो पार्ट 3 है कोर्ट का, वो डील करता है रेजोल्यूशन से। और इसमें ना नॉट ये जेएनके में नहीं है, नॉट एक्सटेंडेड टू स्टेट जेएनके। ठीक है गाइस, जेएनके में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तो नहीं है, थोड़ा रिलेटेड ही लग रहा था बट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या होती है गाइस, तो देखते हैं अपन। वर्क रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बी हैंडल्ड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। मतलब उन लोगों के हाथ में दे दिया जाता है काम और उनको बोलते हैं कि आप संभालिए, जैसे सीएससीएम में अपना काम करते हैं वैसे उनको काम देते हैं। ठीक है, जो आईपीए होते हैं मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसीज, जो कि एनी पर्सन रजिस्टर्ड विद बोर्ड, जो लोग बोर्ड के साथ रजिस्टर हो जाते हैं अंडर सेक्शन 2001, सॉरी 2201, ठीक है, आईबीसी के, वो लोग जो इसके अंदर आ जाते हैं उनको प्रोफेशनल का नाम दे दिया जाता है। जैसे अपन आईसीएमआई के अंदर आ गए तो अपन सीएमए हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम पास होने के बाद। फिर देखते हैं जो द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी विल डेवलप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे स्टैंडर्ड्स, एथिक्स बताएंगे, ठीक है, और रेगुलेट कैसे करते हैं ये सब सिखाएंगे, और डील करेंगे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में। आई होप आपको शॉर्ट नोट समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है इस टाइम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब करना है अपन को फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन डिस्कस करना है। तो देखो गाइस, फंक्शंस ऑफ बोर्ड टू एक्सरसाइज रेगुलरली ओवरसीइंग ओवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो मेन फंक्शन क्या है इनका, सबसे पहले रजिस्टर करते हैं इन लोग, रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स यूटिलिटीज। सबसे पहले गाइस इन लोग क्या करेंगे, लोगों को लाएंगे। लोग कैसे आते हैं, प्रोफेशनल्स लोग आएंगे, ठीक है। आप बोल रहे हो कि कॉस्ट ऑडिट करना है, तो कॉस्ट ऑडिट के लिए सीएमए भी तो होना चाहिए ना, तब जाके कॉस्ट ऑडिट करोगे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल्स आएंगे, यूटिलिटीज आएंगी, ठीक है, रीन्यू, या तो ये रीन्यू करो, या तो विड्रॉ करो, सस्पेंड करो, कैंसिल करो कोई भी रजिस्ट्रेशन, ठीक है गाइस। या तो अगर किसी का रजिस्ट्रेशन पुराना होगा तो उसको रीन्यू कर दो, अगर नहीं रखना तो विड्रॉ कर दो, सस्पेंड करना है तो कर दो, कैंसिल करना है तो कर दो, वट एवर, ठीक है। फिर देखते हैं स्पेसिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी। जैसे कि हमारा मिनिमम ये है कि हमको 12वीं पास होना चाहिए, फिर अपन ये 3 स्टेज क्लियर करते हैं तो सीएमए बनता है। वैसे इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में इनका, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज में, ठीक है। फिर लेवी फीस और अदर चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन। गाइस इसके लिए आपको लेवी फीस और अदर चार्जेस लगेंगे, तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। Then specify by the regulation standard for a functioning of IBC, insolvency professional agency, insolvency professional and in गाइस इसमें ना इनके ना रेगुलर स्टैंडर्ड्स है, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड अलग से है, ठीक है। एक मिनिमम सर्कुलम ऑफ एग्जामिनेशन होता है गाइस इनका, ठीक है, उसको पास करना पड़ता है तब जाके अपन ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें अपन इंस्पेक्शन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। देन मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस इंसॉल्वेंसी एजेंसीज का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज यूटिलिटी जो कि डायरेक्शन देती है कि कोर्ट कैसे चलेगा अच्छे से, ठीक है। फिर कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स के लिए अपन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश कर सकते कोई भी डाटा, इन्फॉर्मेशन, स्टडीज एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो कि लॉ से अपन को परमिशन मिली हुई है। स्पेसिफाई करता है रेगुलेशन हमको कि हम कलेक्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं डाटा इन्फॉर्मेशन। देन अपन कलेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन कमेटी जो रहती है वो रिकॉर्ड करती है, कुछ नंबर ऑफ कमिटीज़,
ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है? इसके बाद जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान है। मुझे लगता नहीं इतना इजी शॉर्ट नोट आएगा क्योंकि, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कशन का है, देन वीडियो एंड करेंगे। चलो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंसिस्ट अंडर सेक्शन 408, ठीक है। नेशनल जो अपना कंपनी लॉ और ट्रिब्यूनल है वो 408 में है, ठीक है। इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वही हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है फॉर द पर्पस ऑफ आईबीसी, ठीक है गाइस, याद कर लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये शॉर्ट नोट आ गया तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि जो एनसीएलटी है जो 408 में इनकॉर्पोरेट हुआ है वही हमारे लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है आईबीसी के लिए, ठीक है। इसको अपन को रीड करना है आईबीसी कोड के साथ, ठीक है। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्ट मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इसकी एपेलेट अथॉरिटी है, ठीक है गाइस, मतलब इसकी ऊपर की अथॉरिटी, मतलब एनसीएलटी पहला आता है, फिर एनसीएलएटी आता है, ठीक है, ये बड़ी है, ये छोटू है, ठीक है। विद एडजस्टिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म्स, जो ये लोग काम करेंगे ना, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ना वो क्या करेगा, इंडिविजुअल और फर्म्स का काम करेगा वो, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, पावर ऑफ एडजस्टिंग अथॉरिटी कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया इस सेक्शन पे, ठीक है। और फिर डीआरटी डार्ट जो है ना, रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो वो उसके ऊपर हैगा, ऑब्वियसली बात है, एपेलेट ट्रिब्यूनल हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। कोई अपील अगर एनसीएलटी या डीआरएटी के ऊपर फाइल होती है ना, तो फाइल टू सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन आउट ऑफ द सच ऑर्डर, इनके ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके बाद अपन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को 45 डेज के अंदर। गाइस मैं आपको एक सीक्वेंस बताना चाहूंगी, देखो सबसे पहले क्या आएगा, अगर आपको आपको अपील करना है तो सबसे पहले आप एनसीएलटी के पास जाओगे, देन आप उसके बाद जा सकते हो एनसीएएलटी, और देन उसके बाद अगर आपको इनका डिसीजन भी नहीं पसंद है तो विद इन 45 डेज, ठीक है, 45 डेज आप जा सकते हो अपना ये सुप्रीम कोर्ट के पास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की मदद कीजिए उनके साथ शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। एग्जाम आ रहा है, पढ़ते रहिए, और गाइस प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कौन सी वीडियो इसके बाद आप लोग के लिए अपलोड करूँ, सो दैट आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।